नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल MPIC कैंपस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पढ़े थे मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में और हमने 3 संप्रदायों के बारे में पढ़ा था। पहला था संरचनावाद, दूसरा हमने पढ़ा प्रकार्यवाद और तीसरा हमने पढ़ा व्यवहारवाद। संरचनावाद में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया था? चेतना को। प्रकार्यवाद में चेतना के प्रभावों पर सर्वाधिक बल दिया गया था और व्यवहारवाद में व्यक्ति या बालक के व्यवहार पर सर्वाधिक बल दिया गया, या यूं कहें बालक के बाह्य व्यवहार पर सर्वाधिक बल दिया गया। संरचनावाद के जो प्रतिपादक के जनक थे वो विलियम वुंट थे। प्रकार्यवाद के प्रतिपादक विलियम वुंट के ही एक सहयोगी थे जिनसे विचारों में भिन्नता थी। उन्होंने प्रकार्यवाद अपना विचार दिया, वो थे विलियम जेम्स। और विलियम वुंट तथा विलियम जेम्स के विचारों के मध्य जो मतभेद हुआ, जो द्वंद्व चला, उस द्वंद्व के परिणाम स्वरूप 1913 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक नए संप्रदाय या एक नए विचार का मनोविज्ञान के क्षेत्र में सूत्रपात हुआ। उसका नाम है व्यवहारवाद और व्यवहारवाद को जो लाने वाले हैं वो J.V. वाटसन हैं। J.V. वाटसन है। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज इससे नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ नए संप्रदायों के बारे में, जो नए विचार मनोविज्ञान में आए थे। व्यवहारवाद के बाद भी जो विचार आए थे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय है गेस्टाल्टवाद। इसी को बोलते हैं संज्ञानवाद और इसी को बोलते हैं समग्रवाद। तो ध्यान रखिएगा, गेस्टाल्टवाद को किन नामों से जाना जाता है? संज्ञानवाद और समग्रवाद के नाम से भी गेस्टाल्टवाद को जाना जाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है गेस्टाल्ट। ये शब्द गेस्टाल्ट आया है, इसे समझना होगा। गेस्टाल्ट जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना होगा। तो गेस्टाल्ट जो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। और जर्मन भाषा में गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्णता या समग्रता। क्या अर्थ होता है? पूर्णता या समग्रता। तो गेस्टाल्टवादियों ने मनोविज्ञान के बारे में अपना विचार दिया, वो पूर्णता या समग्रता का विचार था। व्यक्ति के व्यवहार के बारे में कैसा विचार था? पूर्णता या समग्रता का विचार था। देखिए एक बात पुनः देख सकते हैं, संरचनावाद में चेतना पर बल दिया गया, प्रकार्यवाद में चेतना के कार्यों या प्रभावों पर बल दिया गया और व्यवहारवाद में बालक के बाह्य व्यवहार, व्यक्ति के बाह्य व्यवहार पर बल दिया गया था। लेकिन गेस्टाल्टवादियों ने चेतना पर भी बल दिया और व्यवहार पर भी बल दिया। यानी जो गेस्टाल्टवादी थे वो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी मानते थे और उसे व्यवहार का विज्ञान भी मानते थे। अधिकांश जो गेस्टाल्टवादी थे जर्मनी के थे। तो इस गेस्टाल्टवाद के जो प्रमुख जनक थे या यूं कहें प्रतिपादक थे, उसमें जो नाम आता है
वो इसके संस्थापक मैक्स वर्दीमर का आता है। यानी इसके संस्थापक, गेस्टाल्टवाद के संस्थापक कौन है? मैक्स वर्दीमर। कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा वर्दाइमर। तो गेस्टाल्टवाद के जो प्रमुख हैं या प्रतिपादक हैं या संस्थापक हैं वो कौन है? मैक्स वर्दीमर। और इनके साथ थे वोल्फगंग कोहलर। वोल्फगंग कोहलर। एक और साथी थे कर्ट लेविन तथा कर्ट कोफा। तो जहां भी आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से मिल जाए कि निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्टवादी हैं, तो ध्यान रखना है प्रमुख गेस्टाल्टवादी मैक्स वर्दीमर, वोल्फगंग कोहलर, संक्षेप में इनको कोहलर भी कहते हैं, और कर्ट लेविन तथा कर्ट कोफा, ये हैं। देखिए यहाँ पर संज्ञान शब्द भी है। संज्ञान से जो आशय होता है वो होता है ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु। और समग्रवाद वही समग्रता से सोचना, यानी चेतना के बारे में और व्यवहार के बारे में, अर्थात दोनों को ही मानना। मनोविज्ञान को चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान मानने वाले कौन थे? तो इसका सीधा जवाब है गेस्टाल्टवादी थे। देखिए गेस्टाल्टवाद की जो विशेषताएं हैं उन्हें अपन देखते हैं। गेस्टाल्टवाद में पूर्ण से अंश की ओर अध्ययन किया जाता है, यानी पहले किसी प्रकरण के बारे में, किसी विषय के बारे में समग्रता से अध्ययन किया जाता है और फिर उसको अंश भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि पूर्ण से अंश की ओर विधि किसकी देन है, या शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर जो विधि है वो किसकी देन है? तो इसका आंसर होगा कि पूर्ण से अंश की ओर जो है विधि वो गेस्टाल्टवादियों की ही देन है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं संज्ञानवाद के लिए क्या क्या आवश्यक है, या गेस्टाल्टवाद या संज्ञानवाद के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। संज्ञानवाद या संज्ञान के लिए आवश्यक, क्योंकि संज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान का जो सर्वोच्च बिंदु होता है उसे संज्ञान कहते हैं। यूं माने कि हमारा जो टूटा फूटा ज्ञान है, हमने बहुत सारा अपना अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया है, उसे हम संगठित कर लेते हैं अपने अनुभव के द्वारा, उसे संज्ञान कहते हैं। तो ऐसा कौन कर पाता है? जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, या यूं कहें जिसके ज्ञान का बिंदु है सर्वोच्च होता है। तो संज्ञान के लिए या संज्ञानवादियों के लिए या संज्ञानवाद की विशेषताएं या इसकी आवश्यक जो चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें बुद्धि, मनन, सोच और विचारधारा। बुद्धि, मनन, सोच, बुद्धि, मनन, सोच और विचारधारा, ये चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी संज्ञान के लिए क्या आवश्यक है? तो ध्यान रखना है बुद्धि, मनन, सोच, विचारधारा। इसमें भी और बात की जाए कि इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है संज्ञान के लिए, या क्या आवश्यक है? तो इसमें भी बुद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो व्यक्ति या जो जीवधारी बुद्धिमान होता है वही समग्रता से या संज्ञानवाद की सोच से सोच सकता है और निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। एक बार पुनः प्रयास करते हैं समझने का। देखिए गेस्टाल्टवाद है क्या दरअसल?
गेस्टाल्टवाद में पूर्ण से अंश की ओर समझा जाता है। किसी प्रकरण को, किसी विषय को पूरा पहले समझा जाता है, उसके बाद उसे अंश भागों बांट करके पढ़ा जाता है। ये जो गेस्टाल्टवादी थे वो चेतना के विज्ञान को भी मानते थे और व्यवहार के विज्ञान को मानते थे, दोनों को मानते थे। अर्थात चेतना और व्यवहार दोनों के विज्ञान को मानने वाले विचारक या दोनों को मानने वाला संप्रदाय कौन सा है? गेस्टाल्टवाद है, जो कि दोनों को मानता है। गेस्टाल्टवाद में सर्वाधिक महत्व किसे दिया जाता है? समग्रता को या पूर्णता को। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समग्रता। या यूं कहें पूर्णता। एक गेस्टाल्टवादी, अभी अपन नाम पढ़ा था कोहलर ने अपना सूझ का सिद्धांत भी दिया था, जिसे उन्होंने अपने एक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। वो आगे अपन सिद्धांतों में पढ़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है विचार या नेक्स्ट संप्रदाय देखते हैं। गेस्टाल्टवाद के बाद 4 हो गए: संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद और गेस्टाल्टवाद। अब 5वां देखते हैं। 5वां है मानवतावाद। क्या है? मानवतावाद। इसी को दूसरे नाम से जानते हैं आशावाद। यहां पर मानवतावाद से या यूं कहें आशावाद से जो आशय है कि मनुष्य जो है आशा के साथ जीता है। इस संप्रदाय से या इस टॉपिक से जो पहला प्रश्न बनता है वो ये है कि मानवतावाद या आशावाद के जनक कौन थे? तो इसके जनक थे अब्राहम मैस्लो। मानवतावाद या आशावाद के जनक कौन थे? अब्राहम मैस्लो। कहाँ के थे? यूएसए के। कहाँ के थे? यूएसए के। इसके मानवतावाद के अन्य समर्थक भी थे, कार्ल रॉन्जर्स और आलपोर्ट। अब्राहम मैस्लो इसके प्रतिपादक थे और समर्थकों में किसका नाम है? कार्ल रॉन्जर्स का और आलपोर्ट का। तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि अब्राहम मैस्लो को किसका जनक माना जाता है? तो आशावाद या मानवतावाद का जनक है वो अब्राहम मैस्लो को ही माना जाता है। देखिए, अब्राहम मैस्लो ने मनुष्य को समझने के लिए क्या चीज या क्या विचार दिया? तो उनका विचार था कि अगर मनुष्य को समझना है तो हमें क्या करना होगा? उसकी मांग को या उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए। अब्राहम मैस्लो का मानना था कि हमें मनुष्य की मांग या यूं कहें आवश्यकता को समझना होगा। तो देखिए, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? व्यक्ति या बालक के व्यवहार का। तो संरचनावादी चेतना पर प्रयोग करके इस चीज को जानना चाहते थे। प्रकार्यवादी चेतना के प्रभावों पर प्रयोग करके इस चीज को जानना चाहते थे। व्यवहारवादी मनुष्य के बाह्य व्यवहार को समझ के बालक के व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं। और जो गेस्टाल्टवादी हैं उनका मत था
कि अगर मनुष्य को समझना है, उसके व्यवहार को समझना है, तो चेतना और व्यवहार यानी मस्तिष्क का आंतरिक रूप चेतना और बाह्य जो स्थिति है, बाह्य व्यवहार, वो दोनों को समझना है। ये सोच किसकी थी? गेस्टाल्टवादियों की। मानवतावादी जो अब्राहम मैस्लो हैं, उनका मानना था कि मनुष्य को समझना है या उसके व्यवहार को जानना है तो सबसे पहले मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, अर्थात उसकी जो मांग, जो उसकी इच्छाएं हैं, उन्हें समझना होगा। क्योंकि व्यक्ति जो कार्य है वो कार्य उसकी अपनी इच्छा या यूं कहें उसकी अपनी मांग या आवश्यकताओं के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैस्लो का जो मानवतावाद है या जो आशावाद है, उसके साथ एक सिद्धांत जुड़ा हुआ है, उसका नाम है मैस्लो की मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। मैस्लो का मांग या आवश्यकता का सिद्धांत, मैस्लो का मांग या आवश्यकता सिद्धांत। तो इसे अब्राहम मैस्लो ने एक पिरामिड के माध्यम से समझाया है। देखते हैं उसे। तो सर्वप्रथम ध्यान रखना है कि मैस्लो ने अपने मांग सिद्धांत में या आवश्यकता सिद्धांत में मनुष्य की मांगों को कितने भागों में बांटा है। तो कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। सबसे पहली जो मांग है वह होती है शारीरिक मांग। कौन सी मांग है? शारीरिक मांग, या इसे कहते हैं दैहिक मांग या शारीरिक इच्छा या शारीरिक सुख की इच्छा। तो शारीरिक मांग में या शारीरिक अवस्था में क्या आता है? सबसे पहले व्यक्ति को भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, मतलब रोटी कपड़ा, ये भरण पोषण जो है, खान पान, ये किस में आता है? शारीरिक मांग में आता है। खान पान और जो यौन इच्छा होती है, मतलब शरीर को जिस चीज़ से तृप्ति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो खान पान, रोटी कपड़ा यूँ कहें, और जो यौन इच्छा है वो मैस्लो के अनुसार प्रथम नंबर पर है। अर्थात मैस्लो की पिरामिड में सबसे पहली जो मांग है वो शारीरिक मांग है। तो सबसे पहले मनुष्य किसके लिए काम करता है? अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम करता है। कोई नौकरी करता है या मजदूरी करता है या कोई व्यवसाय करता है, तो सर्वप्रथम क्या है? वह अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करता है, मतलब अपने खाने पीने के इंतजाम सबसे पहले करता है। ये पहली मांग है। और जो दूसरी मांग है वो है सुरक्षा की मांग। खाने पीने के बाद जो दूसरी मांग है मैस्लो के अनुसार, या मनुष्य की आवश्यकता दूसरी जो है वो है सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की मांग। मनुष्य को ये महसूस होता है कि भाई एक सुरक्षा का वातावरण से मिलना चाहिए। सुरक्षित कैसे है भाई? सर्दी, गर्मी, बरसात, इनसे सुरक्षित होना है तो उसे घर की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से जो मकान या घर की व्यवस्था है वो सुरक्षा की मांग में आती है। इसे अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि रहने के लिए घर की मांग। रहने के लिए घर
भाई व्यक्ति की खान पान की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो क्या काम करेगा? वो जो भी कमाएगा बचाएगा उससे क्या करता है व्यक्ति? घर बनवाता है, मकान बनवाता है रहने के लिए। तो मकान बनवाने की जो क्रिया है वो नंबर 2 पर आती है। मकान बनवाने जो क्रिया है वो सुरक्षा की मांग में आती है, क्योंकि सर्दी गर्मी बरसात से भी मनुष्य को सुरक्षा चाहिए। लेकिन ऐसा करता कब है? जब पहली मांग पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से पहली मांग शारीरिक मांग है और दूसरी मांग सुरक्षा की मांग है। इसके बाद अगर ये 2 इच्छाएं, 2 आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तब मनुष्य अपनी तीसरी आवश्यकता अर्थात समाज की मांग करता है या समाज की आवश्यकता वो महसूस करता है। मतलब रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ होने के बाद मनुष्य को महसूस होता है कि भाई समाज के साथ ही रहना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उससे महसूस होता है कि रिश्तेदार हों, नातेदार हों, घर वाले हों, परिवार वाले हों, दोस्त यार हों, तो समाज की उसे आवश्यकता महसूस होने लगती है। लेकिन कब? जब रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ हो जाता है तब। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज की जो मांग है अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत में, उसके पिरामिड में नंबर 3 पर आती है समाज की मांग। अर्थात व्यक्ति समाज के साथ रहना चाहता है। जब व्यक्ति समाज के साथ रहता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है या यूं कहें उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तब उसकी एक नई आवश्यकता उसे महसूस होती है, वह है सम्मान की मांग। सम्मान की मांग। जब व्यक्ति के पास उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, उसके घर की व्यवस्था हो जाती है, वो समाज के लोगों के साथ रहता है, फिर उसके मन में क्या इच्छा जागृत होती है कि भाई समाज में जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ मेरा सम्मान हो, लोगों में मेरी पूछ हो। तो व्यक्ति का जो व्यवहार है, पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, बढ़िया मकान में रह रहा है, समाज के सब घुल मिल के रह रहा है, फिर वो चाहता है कि लोगों में मेरा सम्मान हो। तो उसकी जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं कहीं ना कहीं अब्राहम मैस्लो की चौथी मांग से अर्थात सम्मान की मांग से जुड़ी होंगी। उसका कोई भी कार्य किस लिए होगा? उसलिए होगा जिससे उसे सम्मान मिले, चाहे वो राजनीति में भाग लेता हो, चाहे वो अधिक पैसे कमाने की बात हो, चाहे समाज सेवा की बात हो। ये सारे काम व्यक्ति क्यों करता है? अब्राहम मैस्लो के अनुसार सम्मान की मांग की पूर्ति के लिए या सम्मान पाने के लिए व्यक्ति ये काम करता है। व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत होती है कि भाई अब सब कुछ मेरे पास है तो लोगों को मेरा सम्मान करना चाहिए, लोग मेरा सम्मान करें, ऐसी उसकी इच्छा होती है। तो इस प्रकार से ये अब्राहम मैस्लो की 4 मांगें पूरी हुई और अंतिम एक मांग है अब्राहम मैस्लो की, वो है आत्मानुभूति की मांग। आत्मानुभूति। आत्मानुभूति की मांग, यह अपन इसे ऐसे समझ सकते हैं, जब व्यक्ति के पास सब कुछ हो जाता है, उसकी कोई इच्छा रहती नहीं इस लोक की। जैसे उसके पास खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, शारीरिक मांगों की खूब पूर्ति हो रही है, अच्छा सा उसका अपना घर है, समाज के लोगों के साथ वो रह रहा है, मिलजुल के रह रहा है, सामाजिक प्राणी के रूप में रह रहा है, समाज में उसका सम्मान हो रहा है। फिर उसे समाज से इस दुनिया में क्या चाहिए? फिर वो सोचता है यहाँ तो सब कुछ कर लिया, परलोक अपना सुधारा जाए। अर्थात व्यक्ति चाहता है किसी प्रकार से परमात्मा से मिलन हो जाए, अर्थात उसकी जो मांग होती है वो मोक्ष की मांग होती है। तो आत्मानुभूति से आशा है मोक्ष की मांग करने से, मतलब वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए, ईश्वर से उसका मिलन हो जाए, मतलब उसके जो कार्य हैं वो आध्यात्मिक कार्यों में बदल जाते हैं। इस प्रकार से अब्राहम मैस्लो की जो मांग का या आवश्यकता सिद्धांत है उसे अब्राहम मैस्लो ने पिरामिड के माध्यम से समझाया था और बताया था कि जो अंतिम मांग है, जो मोक्ष की मांग है या जो आत्मानुभूति की मांग है, वहां पर लगभग
5% लोग ही पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हो। कोई व्यक्ति पहली इच्छा के लिए हमेशा जीवन भर काम करता रहता है, जब तक उसकी पहली इच्छा की पूर्ति नहीं होगी, उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, उसके खाने पीने का जुगाड़ नहीं होगा, तब तक वो अपने घर की जुगाड़ कैसे करेगा, अर्थात वो दूसरी मांग पर नहीं पहुंचेगा। पहली मांग पूरी होगी तब दूसरी मांग के लिए कार्य करेगा, दूसरी आवश्यकता के लिए कार्य करेगा। जब दूसरी आवश्यकता अर्थात घर रहने के लिए घर की व्यवस्था हो जाएगी तो वो समाज की इच्छा व्यक्त करेगा, समाज के साथ रहूं। जब समाज के साथ रहने की उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो चाहेगा कि समाज में मुझे सम्मान मिले, अर्थात सम्मान के लिए कि मुझे जैसे भी वो सम्मान मिले, अपने सम्मान को पाने के लिए वो कार्य करता है। जब उसकी चारों ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तब व्यक्ति आत्मानुभूति की मांग उसके अंदर उत्पन्न होती है और वो ईश्वर से अपना साक्षात्कार करना चाहता है। और इस स्तर तक पहुंचने वाले मात्र 5% लोग होते हैं, ऐसा अब्राहम मैस्लो का जो है मानना है। इस प्रकार से हम अभी तक मनोविज्ञान संप्रदाय में 5 संप्रदाय के बारे में पढ़ चुके। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद और लास्ट अभी मानवतावाद। यहां पर एक बार पुनः ध्यान रखें, संरचनावाद के जनक कौन थे? विलियम वुंट। उन्होंने सर्वाधिक बल किस पर दिया? चेतना पर दिया। प्रकार्यवाद के जनक कौन थे? विलियम जेम्स। उन्होंने सर्वाधिक बल किस पर दिया? चेतना के कार्यों या प्रभावों पर। व्यवहारवाद में जनक कौन थे? जेबी बार्टसन। उन्होंने सर्वाधिक बल किस पर दिया? व्यक्ति या बालक के बाह्य व्यवहार पर। गेस्टाल्टवादियों ने सर्वाधिक बल किस पर दिया? समग्रता या पूर्णता पर या संज्ञान पर। वो चेतना और व्यवहार दोनों के विज्ञान को मानते हैं, दोनों को ही मनोविज्ञान का मानते हैं, या मनोविज्ञान के अंदर चेतना और व्यवहार दोनों को मानते हैं। मानवतावाद के जनक अब्राहम मैस्लो हैं। वो सर्वाधिक महत्व किसे देते हैं? मनुष्य की मांग या आवश्यकताओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर मनुष्य को समझना है तो। इस प्रकार से अपने ये मनोविज्ञान के 5 संप्रदाय अभी पूरे हुए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अगला जो संप्रदाय है या अगला जो विचार है मनोविज्ञान का, वह पढ़ेंगे मनोविश्लेषणवाद। एक महत्वपूर्ण मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्रायड, जो वियना के हैं। उनका सिद्धांत थोड़ा बड़ा सा है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन अकेले उनका ही पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।